नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 19 ऑफ सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच कॉस्ट एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं स्वागत। कल की क्लास के आपके होमवर्क आप लोगों ने किए होंगे, उम्मीद करता हूं। डेफिनेटली 9 नंबर तो बहुत स्मूथली हो गया होगा। 13 नंबर में आई एम श्योर सब लोगों ने थोड़ी सी परेशानी का सामना किया होगा, बट वरी नॉट, फिकर नॉट, हम लोग उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्टिव काफी बार मैं आपको बता रहा हूं होमवर्क का ये होता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता चले एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्या है और पेन पॉइंट क्या है। मतलब क्या वो चीज है जो हमें आ रही है और क्या वो चीज है जो हमें नहीं आ रही है, वो हमें पता चलना चाहिए। बस यही इतना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आईसीआई मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 था। ये काफी इजी था, करेक्ट। कितनी देर में हो गया ये वाला क्वेश्चन, सभी जने बताएंगे कितनी देर में हुआ? अर्ची, करिश्मा, अलीशा? 15 मिनट, 20 मिनट। श्रद्धा कह रही 8 मिनट। आची का 8 to 10 मिनट्स में हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। वानी का 10 मिनट्स में, श्रेया सिंह का 15 मिनट्स, करिश्मा का 20 मिनट्स, शकला का बूम बूम 7 मिनट्स। ओके, एनीथिंग लेस देन 15 मिनट्स इज अ वंडरफुल टाइम। नाउ अंडरस्टैंड, इसको समझ लेते हैं। Super Express Limited and Fast Express Limited were in competing business. They decided to form a new company named Super Fast Express Limited. कौन सा केस हो गया? टॉइंग टॉइंग टॉइंग। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज वर एज अंडर। तो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट्स आपको यहां पर दी गई है। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेएबल्स, फिर करंट एसेट्स दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिए हैं, करंट एसेट्स दिए हैं। तो दोनों कंपनी के इंडिविजुअली एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी वर टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यूज। अब अभी तक तो टाइप ऑफ अमालगमेशन नहीं दिया है, वो 5 कंडीशंस अप्लाई करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन, और 5वीं कंडीशन है दे आर टेकन एट द बुक वैल्यूज। ठीक है, companies were allotted equity shares of rupees 100 each in lieu of purchase consideration amounting to rupees 30 lakh, 20,000 shares of Superfast Express and 10,000 shares of Fast Express Limited. बहुत बढ़िया। The entire purchase consideration is discharged by way of issue of equity shares. दोस्तों 5 कंडीशंस में से जो 2 कंडीशंस है ना, वो सब्जेक्टिव है, मतलब उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 2, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीज टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ये वाली जो कंडीशन है ये सब्जेक्टिव है, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के एकेडमिकली उसको असेस नहीं कर सकते। और जो चौथी नंबर की कंडीशन है दैट द ट्रांसफरी कंपनी इंटेंड्स टू कंटिन्यू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस विच द ट्रांसफरर कंपनी वाज डूइंग बिफोर अमालगमेशन, ये भी सब्जेक्टिव कंडीशन है। तो रियली स्पीकिंग क्वांटिफिकेशन वाली कंडीशंस है 3। नंबर 1 कि सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लेकर जाना चाहिए। नंबर 3, परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज ओनली बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट दैट कैन बी पेड इन कैश। और नंबर 5, the value of assets and liabilities should not be changed except for uniformity of accounting policies. ये सारी चीजें देखकर वैसे समझ में आ गया कि ये है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और मेथड फॉलो करेंगे आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी कि आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यहां फॉलो करेंगे। दोस्तों परचेज कंसिडरेशन दिया है 30 लाख, 20,000 शेयर्स फॉर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, फॉर सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 10,000 शेयर्स फॉर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। मतलब दोनों कंपनी के इंडिविजुअल परचेस कंसिडरेशंस भी दिए हैं, और जितनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है दे आर टेकन एट देयर बुक वैल्यूज। ओके, तो यहां पर पीसी और नाटो का डिफरेंस भी बहुत आराम से आपको यहां पर मिल जाएगा। करेक्ट, चेक कर लीजिएगा। जो नई कंपनी है उसका शेयर कैपिटल होगा 30 लाख। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने टोटल 30 लाख रुपीस के शेयर्स दिए हैं दोनों ट्रांसफरर कंपनीज को। गुड मॉर्निंग आदित्य। ठीक है, उसके बाद में तो इंडिविजुअली लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड जो AS21 में हमने डिस्कस किया है, बस आपको दोनों को ऐड करते जाना है, क्योंकि ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो यहां पर ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स को भी लेकर जाएगा, तो रिजर्व्स को भी लेकर चला गया। यहां पर आप चेक करें, बाकी सब चीजों का प्लेन एडिशन है, और बैलेंस शीट टैली होती है 35,60,000 रुपीज पे। चेक करिएगा, पीसी और नाटो में डिफरेंस नहीं है, 35,60,000। करेक्ट, क्लियर, चेक कीजिए 35,60,000। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और आपने शायद पेज नंबर 1 पे सेल्फ एनालिसिस पे लिखी भी है, मैंने लिखवाई भी है। हाँ,
ये वाला पॉइंट पढ़ना, 8 नंबर का पॉइंट जो आपने लिखा है इस क्वेश्चन में बहुत रेलिवेंट है। श्रेया डायरेक्टली आंसर आपको मिल सकता है। इफ ट्रांसफरी कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एट इट्स बुक वैल्यू in case of amalgamation in the nature of merger, then NATO is equal to share capital. Net asset taken over is equal to share capital. मैं रिपीट करता हूं, in case of amalgamation in the nature of merger, अगर ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेकर जाती है तो नेट एसेट टेकन ओवर का मतलब क्या हुआ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस रिजर्व्स। या फिर मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि नेट एसेट टेकन ओवर का मतलब ही शेयर कैपिटल है। अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व, या आई एम सॉरी आई शुड से पीसी और नाटो का डिफरेंस निल है। ये कैसे पता चलता है ये देखिएगा। अगर आप ये दोनों ट्रांसफरर कंपनी देखते हैं तो ट्रांसफरर कंपनी का नाटो ये रहा 20 lakhs एंड 10 lakhs, क्योंकि ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एंड दे आर टेकन ओवर एट इट्स बुक वैल्यू। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं नाटो कैसे निकाल सकता हूं? नाटो निकालने के दो फॉर्मूलाज है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व, या फिर सिंपल शेयर कैपिटल, दैट्स ऑल। तो सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 20 लाख, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 10 लाख, ये है इसका नाटो। और पीसी नीचे दिया हुआ है, सुपर एक्सप्रेस को 20,000 शेयर्स मिलेंगे ऑफ ₹10 ईच, मतलब उसका पीसी भी कितना है 20 लाख। और फास्ट एक्सप्रेस को 10,000 शेयर्स मिलेंगे 10 रुपीज के, मतलब उसका पीसी कितना है 10 लाख। मतलब सुपर एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो पीसी भी 20 lakhs है, नाटो भी 20 lakhs है। There is no difference in PC and NATO. Similarly, Fast Express में 10 lakh rupees is PC, 10 lakh rupees is NATO. So no difference in PC and NATO. Check all of you. Check all of you. Is this clear to all of you? पक्का? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व किया है। यहां पर पेज नंबर आपने लिखा होगा, लेक्चर नंबर 18 का ये आपका होमवर्क था। इंडेक्स में पोस्ट करते चलना है ना। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी। पेज नंबर आपके रजिस्टर का, लेक्चर नंबर 18 का होमवर्क, और जिसको मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। Galaxy Limited and Glory Limited are two companies engaged in the same business of chemicals. To mitigate competition, what is the meaning of the word mitigate? Manage. To manage competition, a new company, Glorious Limited, is to be formed, to which the assets and liabilities of the existing companies, with certain exception, are to be transferred. केस कौन सा है? अमालगमेशन का केस है, गैलेक्सी, ग्लोरी, ग्लोरियस। क्लियर? लेकिन ये यहां पर इतना सा जो शब्द आ गया ना, इसने इस पूरे क्वेश्चन के जज्बात बदल दिए। ये शब्द नहीं आता था तो अभी तक हमारा इशारा जा रहा था अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की तरफ, लेकिन ये जो शब्द आ गया ना, विद सर्टन एक्सेप्शन, बिल्कुल सही कहा जीनत खान, इसकी वजह से यहां पर हमें पता नहीं इस क्वेश्चन में से अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बू आ रही है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज आर एज अंडर। तो दोनों ही ये जो कंपनीज हैं दोस्तों, ये कैसी कंपनीज है? ट्रांसफरर कंपनीज है ना। बहुत बढ़िया। ट्रांसफरर कंपनी का डेटा हमें दिया गया है यहां पर पूरा नीचे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट द बुक वैल्यूज विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। वापस वही शब्द का इस्तेमाल, मतलब कोई एक बार कह दे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं तो समझ में भी आता है, लेकिन कोई बार बार सीने पे तीर चलाई जा रही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, मैं राजू से प्यार करती हूं, मैं मोहन से भी प्यार करती हूं, मैं सुरेश से भी प्यार करती हूं, मैं मंगेश से भी प्यार करती हूं। अब क्या हलवा बट रहा है क्या? कोई बात नहीं, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। यहां पर कुछ चीजें कही गई है। डिबेंचर्स आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू किया जा रहा है। गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है। लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड डेटर्स एंड पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। ही रिटेन्ड द कैश बैलेंस एंड कलेक्टेड 1,10,000 फ्रॉम डेटर्स। बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ गैलेक्सी एंड ग्लोरी लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोरियस on 1st April and also prepare the notes to accounts as per schedule 3. किसी का भी बाय एनी चांस ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी बना है, हुआ है कुछ भी?
थोड़ा बहुत भी हुआ है किसी का ये, बाय एनी चांस, समवन, एनीवन? हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जिसका नहीं हुआ कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कम टू योर रजिस्टर्स। जिसने किया है अच्छी बात, नहीं किया है या तो अभी समझ लीजिए, छापने का तो मौका मैं नहीं दूंगा भाई, बस इतना कहूंगा, छपवाने नहीं बैठा हूं मैं यहां पर। जस्ट अ मिनट। आपका होमवर्क बड़ी सिस्टमैटिकली बन गया है, मेरा क्लास वर्क। गुड मॉर्निंग नींबू जी। जस्ट अ मिनट। लेट मी ओपन द ट्रैकर फर्स्ट। Every time you come across some new question, it will definitely teach you something new. कुछ नया, कुछ अमेजिंग आपको जरूर बता के जाएगा। चलो करते हैं सॉल्व। अब यार यहां पर सबसे पहली बात यह है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालें। परचेज कंसिडरेशन की फिगर्स तो आपको दी नहीं है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस नीचे कहा है, और परचेज कंसिडरेशन की बात ही नहीं हुई है। तो दोस्तों परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे? गैलेक्सी ग्लोरी दो ट्रांसफरर कंपनीज है, इट इज टेकन ओवर बाय अनदर ट्रांसफरी कंपनी। हाउ टू डू वैल्यूएशन, हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन? कोई मुझे बता सकता है? किसी ने जेन्युइनली, जिसने जेन्युइनली ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, कैन यू रेज हैंड? लेट मी आस्क यू, आपने क्या किया, कैसे किया, कहां तक किया, और फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। जिसने जेन्युइनली ट्राई किया होगा बस वो हैंड रेज करे, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से। सर ट्राई किया, इतना किया था, ये नहीं हुआ, इतना किया, ये गलत हुआ, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई, जेन्युइन अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आप में से किसी ने भी जेन्युइन अटेम्प्ट किया है? तो वो हैंड रेज करें, मैं आपसे कॉल कॉल करता हूं और पूछता हूं कि एग्जैक्टली क्या किया था। किसी ने ट्राई नहीं किया है? आदित्य, श्रेया, जीनत, करिश्मा, नो वन ट्राइड? सर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया भाई? ऐड क्या किया? मतलब अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। सवाल ये उठता है कि हाउ डू आई डिटरमाइन कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है। देखो दो चीजें, कितना अमाउंट पे करना है और कैसे पे करना है। अब कैसे पे करना है, कैसे पे करना है, श्रेया कैन यू प्लीज रेज हैंड। कैसे पे करना है वो दिया है आपको, पढ़िएगा। कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ गैलेक्सी एंड ग्लोरी लिमिटेड अज्यूमिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। इसका मतलब है कि जितना भी अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन है दैट इज डिस्चार्ज बाय ग्लोरियस लिमिटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ गैलेक्सी एंड ग्लोरी लिमिटेड बाय इशूइंग देयर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। मतलब 10 रुपए का शेयर देकर इशू किया है। तो यह बात तो क्लियर है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज हुआ है, बाय इशूइंग अ शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपए का इक्विटी शेयर। लेकिन कितना है ये अभी भी एक चैलेंज है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। श्रेया सिंह से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वापस। श्रेया जी, आई थिंक लास्ट टाइम भी श्रेया से कनेक्ट हो नहीं पाया था। श्रेया, आर यू देयर? वापस ट्राई करता हूँ यार।
श्रेया को कॉल लग नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर देता हूं इसका, डोंट वरी। दो चीजें होती है, कितना देना है और कैसे देना है। कैसे देना है इस क्वेश्चन में क्लियर है, आई होप ये क्लियर है सबको। हाउ टू डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, यू हैव टू इशू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इन द न्यू कंपनी दैट इज ग्लोरियस लिमिटेड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सवाल ये उठता है कितना देना है। अब मेरे दोस्त देंगे तो इतना जितनी उस कंपनी की वर्थ है। मतलब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इट इज द नेट वर्थ मेथड, नेट एसेट्स मेथड, करेक्ट। चलिए आएंगे आप अपने रजिस्टर्स में, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1313 ऑब्लिक AAA ऑब्लिक पेज नंबर 2.30 फिर यहां पर लिखते हैं हम स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कौन सी मेथड फॉलो करेंगे हम? नेट एसेट्स मेथड। सर आपको कैसे पता चला नेट एसेट्स मेथड? नाउ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी आंसर यू दैट क्वेश्चन। बिकॉज दोस्तों यहां पर कंपनी ने इंडिविजुअली एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज को अटैच किया है, असरटेन किया है, तो उसके बेसिस पर हमको यहां पर समझ में आता है कि हम यहां पर कौन सी मेथड फॉलो करेंगे, नेट एसेट्स मेथड फॉलो करेंगे। चेक कीजिएगा, अब यहां पर हमारे पास में है दो अलग अलग ट्रांसफर कंपनीज और एक स्मार्ट मूव में आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और ग्लोरियस लिमिटेड की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, गैलेक्सी और ग्लोरी दोनों की एसेट्स और लायबिलिटीज को मिलाकर, तो क्यों ना हम एक टोटल कॉलम भी बना दे। इससे फायदा ये होगा कि ये टोटल कॉलम के अंदर हमें अभी के अभी हाथों हाथ हमारी बैलेंस शीट की फिगर्स मिल जाएगी। इसके बाद तो सिर्फ शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन डालना है, दैट्स ऑल। तो पर्टिकुलर्स, गैलेक्सी, ग्लोरी एंड टोटल, चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक एक करके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेथड का नाम क्या है, नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड का मतलब होता है एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ओके, सबसे पहले हमारे पास एसेट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट। ओके, तो सबसे पहली एसेट में कंसिडर करता हूं यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सिंपल सा फंडा रखना, अगर रीवैल्यूड फिगर्स दी है तो रीवैल्यूड फिगर्स लीजिएगा, नहीं तो बुक वैल्यूज लीजिएगा। अब अगर आप नीचे देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में डिबेंचर्स की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 2 में प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 3 में गुडविल की बात हो रही है, लेकिन यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। मतलब वी आर गोइंग टू टेक इट एट इट्स बुक वैल्यू 588,336, 5,88,000, 3,36,000, 5,88,000, 3,36,000, टोटल है 9,24,000। चेक कीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी की रीवैल्यूड फिगर्स दी है, लेकिन दोनों कंपनी का रीवैल्यूएशन नहीं हुआ। अच्छे से पढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ गैलेक्सी इज 252, तो गैलेक्सी की प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका रीवैल्यूएशन हुआ है 252। ग्लोरी के प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन नहीं हुआ, इट कंटिन्यूज टू बी एट 84,000। तो 2,52,000 प्लस 84,000, this becomes 3,36,000. check all of you. प्लांट एंड मशीनरी क्लियर हो गया? बहुत आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं मुझे भी नहीं। उसके बाद मोटर व्हीकल्स अगर आप देखेंगे, गैलेक्सी के पास है 56, ग्लोरी के पास नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं दिया है, तो वी विल कंटिन्यू एट 56। मोटर व्हीकल्स 56,000 डैश टोटल 56,000। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज देखना, बड़ा स्मार्ट है, मैं आपको वही बता रहा हूं, आप लोग चाहिए तो अभी बनाना, ये क्वेश्चन खत्म होते ही। ये जो टोटल कॉलम मुन्ना यहां पर देख रहे हो ना,
ये कुछ नहीं है, ये टोटल कॉलम नई कंपनी जो बनेगी ना ग्लोरियस लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट है, बस इतना आसान है। चलो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के वैल्यूएशन को लेकर नीचे कुछ दिया है क्या? कोई भी पॉइंट दिया है कि इन्वेंटरी के वैल्यूएशन को लेकर? नहीं दिया है। तो इन्वेंटरीज को हम लोग लेकर जाएंगे कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यूज पे। सबको समझ में आ रहा है क्या? सभी को क्लियर हो रहा है क्या? चेक करिएगा। 3,36,438, 3,36,438,000, check all of you. 3,36,000, 4,38,000, 7,74,000, check all of you. सबको क्लियर हो रहा है क्या? ओके फिर ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। अब नीचे कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 4, वो पढ़िएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 3 में गुडविल भी तो दिया है सर, वो भी तो एक एसेट है। डायरेक्टली गुडविल का वैल्यूएशन दिया है, चलो उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 गुडविल, गैलेक्सी की 448, ग्लोरी की 168, 4,48,000, 1,68,000, 4,48,000 प्लस 1,68,000। आपको पता है दोस्तों, जब ये वाली मेथड हम यूज करते हैं ना परचेज कंसिडरेशन की, तो मुझे पीसी और नाटो का डिफरेंस निकालना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो रेडीमेड मिल गया मुझे, गुडविल मिल गया यहाँ पे आंसर, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखना पॉइंट नंबर 4 पढ़ना, बहुत मस्त एकदम। लिक्विडेटर ऑफ ग्लोरी लिमिटेड इज अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ ट्रेड डेटर्स एंड पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स। आपका जो लिक्विडेटर है, कौन होता है लिक्विडेटर? लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू लिक्विडेट, डिसॉल्व द कंपनी। समझ में आ रहा है? तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, लेकिन ये कौन सी कंपनी के लिए? एक्सीडेंट पॉइंट मार्क करना। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर ग्लोरी लिमिटेड। तो ग्लोरी लिमिटेड जो वन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी है, उसने अपने लिक्विडेटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया आप एक काम करिए, आप हमारे डेटर्स से पैसा रिकवर करें, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उनसे पैसा रिकवर करें, और हमारे जो क्रेडिटर्स है उनका सेटलमेंट आप करें। मतलब आप ही पैसा रिकवर करें, आप ही उनका पेमेंट करें, जिसके बदले हम आपको कुछ कमीशन देंगे। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन फॉर कलेक्शन एंड 2.5% ऑन पेमेंट एंड द बैलेंस कैश विल बी टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। इसका मतलब है कि जो नई कंपनी है वो ग्लोरी लिमिटेड के डेटर्स और क्रेडिटर्स लेकर नहीं जा रही है। ग्लोरी लिमिटेड के डेटर्स और क्रेडिटर्स जो है वो कैश में सेटल हो रहे हैं, और जो रिमेनिंग कैश है वो लेकर जा रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहां पर क्या करता हूं, लिखता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स। तो डेटर्स में सिर्फ और सिर्फ किस कंपनी के लिखूंगा? गैलेक्सी लिमिटेड के 4,62,000। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से चेक करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एक दो लेक्चर ज्यादा लग गए ना तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। 4,62,000। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी आर नॉट टेकिंग डेटर्स ऑफ ग्लोरी लिमिटेड, ये क्लियर है? उसके बाद में हम आते हैं और लिखते हैं कैश एट बैंक। लास्ट एसेट बची है कैश एट बैंक 238, गैलेक्सी की 238 और ग्लोरी की कैश एट बैंक का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो मैं यहां रेफरेंस दे देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। सर क्यों करना पड़ेगा? अरे मुन्ना, क्वेश्चन ने क्या कहा था? वापस पढ़ एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है कि ग्लोरी के पास खुद की कुछ कैश है, फिर डेटर से कैश रिकवर किया तो कैश बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स को कैश पे किया तो कैश घट जाएगा, फिर उसमें से लिक्विडेटर अपना कुछ कमीशन रखेगा, और जो रिमेनिंग कैश बचेगी, लास्ट लाइन पढ़ना क्या लिखा है, द बैलेंस कैश विल बी टेकन बाय द न्यू कंपनी। तो वो बेटा कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी, है ना? चलिए सर, ये भी समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया। अब आते हैं, एसेट्स पूरी खत्म हो गई, अब आते हैं कहां पर बेटा जी? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल भी सिर्फ किसका जाएगा? गैलेक्सी का जाएगा, ग्लोरी का नहीं जाएगा। ट्रेड पेएबल्स 4,20,000 लाइबिलिटी है, इसीलिए माइनस किया है 4,20,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी का ट्रेड पेबल जाएगा, ग्लोरी का नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको टिक मार्क कर दिया। 6% डिबेंचर्स, ओके।
6% डिबेंचर्स, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 1 पढ़ना। द डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरी आर टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एक सेकेंड आराम से। हमने अभी जो डिबेंचर्स लिए हैं वो किसके हैं? गैलेक्सी के कोई डिबेंचर्स हैं? नहीं है। ग्लोरी के डिबेंचर्स है? हाँ जी सर है। ग्लोरी के डिबेंचर्स कितने के हैं? 3,30,000। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में, इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। द डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब क्या? जो ग्लोरी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिनको 6% के डिबेंचर्स दे रखे हैं 3,30,000 के, उसके बदले में हम उनको नए डिबेंचर्स देंगे नई कंपनी के, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%, बशर्ते नए कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो 10% प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं अभी बता दूं, ये सब कब होगा, ये एंट्री का इफेक्ट कब होगा? आफ्टर अमालगमेशन। देखो, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे ऐसा ऐसा हल्का सा छू भी सकते हो, लेकिन इसके आगे नहीं, क्योंकि कुछ चीजें शादी के बाद। ठीक उसी तरह ये वाला एडजस्टमेंट भी कब होगा? अमालगमेशन के बाद। फॉर द पर्पज ऑफ नेट असेट्स टेकन ओवर, फॉर द पर्पज ऑफ नाटो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स? दैट इज 3,30,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? What is the value of debentures? 3,30,000। तो आप नेट असेट्स टेकन ओवर निकालते समय डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी माइनस करेंगे? 3,30,000 रुपीज माइनस करेंगे। आया सबको समझ में? फिर ये 6 क्यों लिखा है यहाँ? 8% नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, अभी वो तुम्हारी हुई नहीं है, वो तुम्हारी हो सकती है। जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, जिस दिन गैलेक्सी और ग्लोरी को ग्लोरियस टेक ओवर कर लेगा, उस दिन के बाद वो क्या करेगा? एक बार वो कंपनी उसकी हो गई, अमालगमेशन हो गया, फिर वो डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट अलग से करेगा। समझ में आया? चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर दोस्तों हम लोग सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ले चुके हैं। चेक करो, रिजर्व जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अमालगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेस है। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन मैं ड्रॉ करूंगा दोस्तों, यहां से मुझे मिलेगा नेट एसेट्स, और यही नेट एसेट्स मेरी क्या होगी? परचेस कंसिडरेशन। तो कितना देना है वो यहां से पता चलेगा। अब कैसे देना है वो तो क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड। तो क्वेश्चन कहता है कि एक इक्विटी शेयर आपको 10 रुपए में इशू करना है, तो जितनी भी नेट एसेट्स टेकन ओवर होगी उसको 10 रुपए से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पे पता चल जाएंगे। करेक्ट? चलिए, अब एक चीज बचा है सबको क्लोज करने के लिए, एंड दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। नो प्रॉब्लम, लेट अस प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझना। तो ग्लोरियस लिमिटेड का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? क्वेश्चन में चेक कीजिएगा। ग्लोरियस लिमिटेड का सर कैश एंड बैंक बैलेंस है 1,04,000। नजर हटी, दुर्घटना घटी, सभी जने यहां पर फोकस कीजिएगा। कितना है? 1,04,000। ठीक है सर, तो इसको हम एज इट इज ले लेते हैं यहां पर 1,04,000। चेक करो, किसी को कोई आपत्ति परेशानी? अब लिक्विडेटर को जिम्मेदारी क्या दी है कि बेटा जी तेरे को डेटर से पैसा रिकवर करना है और क्रेडिटर को पे करना है, जिसके लिए तेरे को कमीशन मिलेगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रैकेट में लिखता हूं नेट ऑफ कमीशन। तो डेटर से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है? पॉइंट नंबर 4 वापस पढ़िएगा। He retained the cash balance and collected 1,10,000 from debtors. डेटर से कलेक्शन कितना किया है बेटा जी? 1,10,000 रुपए। ओके, लेकिन उस पर कमीशन देना है ना हमको, माइनस करता हूं कमीशन। चेक करना, या एक काम करूं, मैं नेट ऑफ कमीशन नहीं करता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ग्रॉस कर लेता हूं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यहां पर एज इट इज ऐड कर लेता हूं 1,10,000
10,000। चलो, दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, आपको जो ठीक लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डेटर से कलेक्ट करो और क्रेडिटर्स को पे करो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो जब आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो कितना अमाउंट पे कर रहे हो ये भी चेक करो, क्वेश्चन में दिया ही कलेक्टेड 1,10,000 फ्रॉम डेटर्स एंड पेड 1,80,000 टू क्रेडिटर्स। तो सेटलमेंट किया भाई उसने ना, 1,80,000 का पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। अच्छा, ये जो सर्विसेज उसने दी है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इन सब सर्विसेज के बदले लिक्विडेटर ने अपना कुछ रेम्यूनरेशन चार्ज किया है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब ये लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है, मतलब कमीशन कितना है, चेक करना। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन फॉर कलेक्शन एंड 2.5% फॉर पेमेंट। अब ये ध्यान से समझना, लिक्विडेटर को क्या कहा गया है कि भाई साहब आप डेटर से जितना भी कलेक्शन करोगे, कितना कलेक्शन किया डेटर से, 1,10,000, उस पे 5% आपको कमीशन मिलेगा। तो 1,10,000 पे 5% कमीशन मिलेगा। और जो आपने पेमेंट टू क्रेडिटर किया है, हाउ मच इज द पेमेंट टू क्रेडिटर, 1,80,000, उस पे आपको 2.5% कमीशन मिलेगा। मतलब देखो, लिक्विडेटर ने तो अपनी सर्विसेज दोनों समय दिए ना, तो लिक्विडेटर को तो कमीशन मिलना ही चाहिए। अब एक इंडिविजुअल रेट से ना मिलकर अगर टोटली अलग अलग मिल जाए तो उसमें आपको क्या लेना देना है भाई। हमको तो यार सिंपल पंडित वाला काम करना है, जैसे शादी में पंडित जी आते हैं, मुहूर्त लगाते हैं, शादी लगाते हैं और चले जाते हैं। तो 10,000 रुपए का कमीशन, उतने से मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि कमीशन जो है वो मेरा खर्चा होता है। तो अब क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 1,04,000 ऑलरेडी पहले था, फिर 1,10,000 डेटर से कलेक्ट किया, माइनस 1,80,000 क्रेडिटर्स को पे किया और माइनस 10,000 रुपए लिक्विडेटर को पे किया। मतलब नेट कैश एंड बैंक बैलेंस कितना बचता है, 24,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, नेट कैश एंड बैंक बैलेंस बचता है 24,000। ये 24,000 को दोस्तों मैं इस स्टेटमेंट में लेकर जाता हूं और अब मेरे पास टोटल कैश होगी 2,62,000। चेक ऑल ऑफ यू, टोटल कैश होगी 2,62,000, करेक्ट। अब दैट्स ऑल, एक एक करके टोटल लेते हैं, एक एक करके टोटल लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं। 588, 252, 56, 336, 448, 4,62,000, 2,38,000 माइनस 4,20,000, 19,60,000 आ रहा है क्या, चेक करिएगा सभी जने। 19,60,000 मतलब 1,96,000 इक्विटी शेयर्स। चेक ऑल ऑफ यू। ग्लोरी का 3,36,000 प्लस 84,000 प्लस 4,38,000, 1,68,000 प्लस 24,000 माइनस 3,30,000, 7,20,000 आ रहा है क्या, चेक करिएगा। डिवाइडेड बाय 10, 72,000 इक्विटी शेयर्स। और अब टोटल परचेज कंसिडरेशन अगर मैं निकालता हूं दोनों कंपनीज का मिलाकर एक साथ, तो वो होता है 26,80,000। और टोटल शेयर अगर मैं निकालता हूं तो वो होता है 2,68,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, क्योंकि आप अभी बैलेंस शीट बनाएंगे, यहीं पर मैं इसी पेज पर नीचे एक चीज लिख देता हूं, यहां पर आप भी मेरे साथ लिखेंगे, और वो है सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट क्या है। पहली बार डिबेंचर होल्डर सिर्फ ग्लोरी के हैं। ग्लोरी के डिबेंचर होल्डर्स कितने के हैं, 3,30,000 और 6% डिबेंचर्स हैं। तो अब उनका सेटलमेंट कैसे होगा, फोकस करिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको अभी समय दूंगा, अभी के अभी बैलेंस शीट बनाना बेटा, मैं नहीं चाहता हूं कि रजिस्टर्स इनकम्प्लीट रहे। यहां तक क्लियर हो गया। डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट कैसे होगा, 6% डिबेंचर्स इन ग्लोरी लिमिटेड कितने के हैं, 3,30,000। इसके बदले अब उन लोगों को क्या मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को इसके बदले क्या मिलेगा, दे विल गेट 8% डिबेंचर्स इन ग्लोरियस लिमिटेड।
नई कंपनी में ग्लोरियस लिमिटेड में 8% डिबेंचर्स मिलेंगे, और वो डिबेंचर्स कितने के मिलेंगे? आंसर है 3 लाख रुपए के। अब कैसे आया 3 लाख रुपए के? क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ने कहा है दैट द डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब क्या है? 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 30,000 रुपए। Face value of the debenture that will be issued is rupees 3 lakh. Are you getting my point? The face value of the debentures will be rupees 3 lakh and the security premium will be 30,000. ये क्लियर हुआ सबको? तो अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में डिबेंचर्स में आएगा 3 लाख और 30,000 रुपीज जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, घड़ी लगाकर 10 मिनट का, या 12 मिनट ले लो मैक्सिमम। बैलेंस शीट आपको बनानी है एंड ट्रस्ट मी, ये पूरी फिगर्स आपके पास यहां पर अवेलेबल है बैलेंस शीट की। A to Z फिगर इसी स्क्रीन पे आपके सामने अवेलेबल है। मैं अभी क्या करता हूं, इसको कर देता हूं फुल स्क्रीन, खुद को थोड़ी देर के लिए यहां से गायब कर देता हूं, और आप लोग अभी बैलेंस शीट बनाएंगे हाथों हाथ। आई डोंट वांट एनीवन टू कीप द रजिस्टर्स इनकम्प्लीट। प्रिपेयर बैलेंस शीट इन 12 मिनट्स। Come on, all of you, do it.
हाँ जी, हो गया सभी का। 8:51 क्लियर हो गया। चलो, ग्लोरी के बैलेंस शीट में फेस वैल्यू 3,30,000 है श्रेया, लेकिन जब ग्लोरियस उसको इशू कर रहा है तो ग्लोरियस अपने डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। इसका मतलब है 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110 सपोज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड इज 3 लाख एंड दे आर इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब उस पर 30,000 रुपए का प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए बैलेंस शीट मैं आपको चेक करवाता हूं, जस्ट मिनट, चेक करिएगा बैलेंस शीट आपकी। चेक ऑल ऑफ यू, बैलेंस शीट चेक करिए। शेयर कैपिटल 26,80,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, डिबेंचर्स है 3 लाख रुपए के फेस वैल्यू के, ट्रेड पेबल्स है 4,20,000, टोटल है 34,30,000, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16,30,000, इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल जो वैल्यूएशन हमें दी गई है 6,16,000, इन्वेंट्री 7,74,000, ट्रेड रिसीवेबल 4,62,000 and cash and cash equivalents 2,62,000. Balance sheet tallies at 34,30,000. Don't forget to write this note that out of above 2,68,000 equity shares are issued for consideration other than cash. Check all of you. ट्रैकर में कर देता हूं अपडेट के पहले 55 मिनट्स में हमने ये क्वेश्चन और होमवर्क किया है। फर्स्ट 55 मिनट्स। चेक ऑल ऑफ यू। मजा आया सभी को? क्लियर? चलें आगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच मुस्कान जी, थैंक यू सो मच। इंडेक्स में कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को पोस्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और खास बात आपने देखी इस क्वेश्चन की क्या, लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ये PYQ है जनवरी 2021 एग्जाम का। मतलब आप लोग अगर मुझसे नहीं पढ़ रहे होते थे तो ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं मिस हो जाता था। और उसका मिस होने का मैं एक सबसे बड़ा रीजन बता देता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग में था। तो मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग के तो PYQs वगैरह आप कर ही लेते थे, बट एडवांस्ड अकाउंटिंग कहीं ना कहीं शायद मिस हो जाता था, तो इस चक्कर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अब हम लोग आते हैं, और अब हम लोग यहां से जर्नल एंट्रीज को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट्स बना रहे हैं। हमने सीखा है हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रांसफरी कंपनी, और ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे की जाती है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। और अब हम लोग प्योर सिंपल जर्नल एंट्रीज पे जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तैयार है सभी लोग? आर यू गाइज रेडी ऑल ऑफ यू फॉर क्वेश्चन नंबर 1010? और फिर उसकी बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज मैं करवा रहा हूं, बैलेंस शीट आप लोगों ने बनानी है। तैयार है? मतलब यहां के आप चेक हो जाना चाहिए कि क्या हमें बैलेंस शीट बनानी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? तो रेफरेंस देंगे सभी जने यहां पर लेक्चर नंबर 1919 का। राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड। ये जो छोटे छोटे टेस्ट बीच में होते रहते हैं ना, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं 10 नंबर की मैं आपको जर्नल एंट्री करवा रहा हूं, बैलेंस शीट आपने बनानी है। ये छोटे छोटे टेस्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीप टेकिंग अप दीज टेस्ट, बिकॉज ये टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि यार हम लोग कितने दूध में और कितने पानी में है ना। और वैसे भी यहां पर किसी को जताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, सिवाय खुद के। हमें खुद को ही प्रूफ करना है कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इन सब के साइड लाइंस पे जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप लोग नीचे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ट्रिकर चल रहा है कि कल सुबह की जो हमारी क्लास है लेक्चर नंबर 2020, वो मैंने जल्दी रखी, 8 बजे की जगह 6:30 बजे रखी है, बिकॉज मुझे दिल्ली फ्लाई करना है। आप लोगों की क्लास कल मैं मोस्टली थोड़ी छोटी लूंगा, 1.5 घंटे की, 6:30 से 8 बजे की क्लास लूंगा। 8:15 बजे एयरपोर्ट निकलूंगा मैं, और कुछ आई थिंक 10:30 बजे की मेरी फ्लाइट है दिल्ली की। दिल्ली पहुंचूंगा और फिर कल है वो अवार्ड सेरेमनी, जहां पर हम लोगों को, मतलब आपको और मुझको, साथ में मिलने वाला है एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। और
आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम पे लाइव आने की, ठीक है। चलिए पढ़े क्वेश्चन, करें शुरू। लेट्स डू इट। आईसीआई मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट्स डू इट। The following were the balance sheets of P Limited and V Limited as on 31st March 2021. रुपीज इन लैक्स दिया है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को करना है हाईलाइट, और आपको कल भी याद हो तो हमने एक 43,500 का डेटर क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट देखा था, ठीक उसी तरह इसको हम यहां पर कहते हैं इंटर कंपनी ओइंग्स, है ना। ऑन 1 अप्रैल 2021 पी लिमिटेड टुक ओवर वी लिमिटेड। पी लिमिटेड टुक ओवर मतलब पी लिमिटेड है ट्रांसफरी, वी लिमिटेड है ट्रांसफरर। चलो ऊपर भी लिखते हैं री रर, ट्रांसफरी ट्रांसफरर, है ना। पी लिमिटेड टुक ओवर वी लिमिटेड, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस P Limited would allot 3 fully paid equity share of ₹10 each for every 2 shares held in V Limited. शेयर एक्सचेंज रेशियो दिया है, शेयर एक्सचेंज रेशियो यहां पर आपको दिया गया है कि आप P Limited would allot 3 fully paid equity share for every 2 shares held in V Limited. हर 2 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों परचेज कंसिडरेशन हम यहां पर फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहा है it was also agreed that 12% debentures in V Limited would be converted into 13% debentures in P Limited of the same amount and the same denomination. Details of trade receivable and trade payables are as under. Okay. Expenses of amalgamation amounting to 1 lakh to be borne by P Limited. You are required to pass journal entries in the books of P Limited. पहला क्वेश्चन है journal entries करना है और बैलेंस शीट बनानी है P Limited आफ्टर अमालगमेशन, जो बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन से टाइप का अमालगमेशन है, ठीक है। सबसे पहले वो देखना है। जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे तो यहां पर दिया है, ये देखेंगे अगर आप तो डायरेक्टली दिया है इन द नेचर ऑफ मर्जर, पर फिर भी पहली कंडीशन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, चेक। Shareholders holding not less than 90% of face value of equity shares of transferor company agrees to becomes the shareholder of the transferee company except the shares held by transferee company itself or through its subsidiaries or through its nominees, checked. The entire purchase consideration is discharged to the shareholders of the transferor company only by way of issue of equity shares of the transferee company except for the fractional part that can be paid in cash, checked. The transferee company intends to continue the same line of business which the transfer company was doing before amalgamation, checked. And number 5 and the last condition is all the assets and liabilities of the transfer company are taken over by the transferee company at its book values except for uniformity in accounting policy, checked. ये है perfect example of amalgamation in the nature of merger का। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन, है ना। तो आएंगे आप अपने रजिस्टर में, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10/AAA/2.28। आपको पता है इस क्वेश्चन का परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन क्या कहता है ये क्वेश्चन और इसका एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िएगा। It was agreed that in discharge of consideration for the business of P Limited would allot 3 fully paid equity share of ₹10 each at par for every 2 shares held in V Limited, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखने पड़ेंगे V Limited के शेयर्स कितने हैं। तो अगर आप देखते हैं तो दोस्तों V Limited का जो शेयर कैपिटल है वो है 6,000 lakhs। कितना है? 6,000 lakhs। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू नहीं दी है। तो ₹6,000 lakhs ये क्या है? दिस इज द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी वी लिमिटेड। क्वेश्चन क्या कहता है? परचेज कंसिडरेशन कैसे दे रहे हैं? P Limited would allot 3 fully paid equity shares of 10 each at par for every 2 shares in V Limited। मतलब रेशियो क्या हुआ यहां पर? 3:2, मतलब 3/2। समझ में आ रहा है? तो
तो आपका टोटल परचेस कंसिडरेशन होता है 9,000 लाख रुपीस। इतना आसान है। अब कितना देना है 9,000 लाख और कैसे देना है अब समझना। ये कहता है कि शेयर्स है 10 रुपए के इशूड एट पार, इसका मतलब हो गया यहां पर 900 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑफ ₹10 एट पार। समझ में आया? 900 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑफ ₹10 इशूड एट पार। परचेज कंसिडरेशन हो गया, इतना ही है, इतना ही है, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, ट्रांसफरी कंपनी जर्नल एंट्रीज। समझते चलना, सिर्फ एब्जॉर्ब करते चलो, बहुत आसान है। अब ध्यान से सुनो, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। नॉर्मली ना सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज होती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में 3 जर्नल एंट्रीज होती है नॉर्मली। पहली एंट्री ध्यान रखना, वो होती है बीपी की। बीपी का मतलब है बिजनेस परचेज की। ठीक है। दूसरी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करती है। तीसरी एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। तो किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपको ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये 3 जर्नल एंट्रीज तो होगी होगी। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि इंटर कंपनी ओइंग्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 कंपनी के बीच में रिलेशनशिप है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का। ये रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटरशिप का भी हो सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंट्री होगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, वो भी है इस क्वेश्चन में। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब किसी क्वेश्चन में होगा किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन पहले 3 में कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। और एंट्री होगी यहां पर सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की। डिबेंचर होल्डर्स का कुछ अलग से सेटलमेंट हो सकता है। तो एट एन आउटसेट whenever you say that you have to pass accounting entries in the books of transferee company, तो दोस्तों ये 6 एंट्रीज यहां पर नॉर्मली होती है। ठीक है, एक एक कर कर एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री चेक कीजिएगा, क्या बताई मैंने आपको, बिजनेस परचेज की। तो आप एंट्री पास करते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 lakhs to liquidator of V limited account 9,000 lakhs being purchase consideration becomes due. Business purchase account debit 9,000 lakhs to liquidator of V limited 9,000 lakh being purchase consideration becomes due। मतलब पहली जर्नल एंट्री आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज की पास करो कि दोस्तों आपका परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो ड्यू हो रहा है ना, मतलब उतना पैसा आपको देना बाकी है। अब सेकेंड एंट्री में आप पी लिमिटेड क्या करेगा, पी लिमिटेड जब मैं कह रहा हूं इट इज टेकिंग ओवर वी लिमिटेड, मतलब वो वी लिमिटेड को उसकी एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज के साथ टेक ओवर कर रहा है। और क्योंकि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है दोस्तों, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है एट इट्स रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में जाते हैं और एक एक कर कर एसेट्स लाइबिलिटीज को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड से चालू करेंगे, नोट नंबर 4 को रेफर करना पड़ेगा। नोट नंबर 4 गलत आ गया है शायद, ये यहां पर गलती हुई है। नोट नंबर 4, ठीक है। नोट नंबर 4 के पास हमारे पास 3 एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा है ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग्स है। चलिए एक एक कर कर उसको डेबिट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर
एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करते हैं 5,000, फर्नीचर फिटिंग्स को 1750। सब कुछ रुपीज एंड लैक्स है। जो जो एसेट्स हम टेक ओवर कर रहे हैं ना, वो सारी एसेट्स को हम लोग एक एक करके दोस्तों डेबिट करते जाएंगे। तो देखिए 6750 टोटल एसेट्स डेबिट हो गई, कोई प्रॉब्लम। अब इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लेकिन भूलना मत, ट्रेड रिसीवेबल्स को नीचे ब्रेकअप करके दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें हैं, ट्रेड डेटर्स अलग है, बिल्स रिसीवेबल अलग है, तो इन दोनों को हमें अलग अलग लिखना है। ठीक है सर। इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, और क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस अकाउंट डेबिट। लेट्स फेच द वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना। सो इन्वेंट्रीज है 4041, इन्वेंट्रीज को डेबिट करते हैं 4041 लैक्स। ओके। ट्रेड डेटर्स 1020, बिल्स रिसीवेबल 80, 1020 लाख, 80 लैक्स। उसके बाद में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, वो है 609 लैक्स। बहुत आराम से समझते चलना। अच्छा दोस्तों, एक चीज और देखना, अगर आप गौर फरमाओगे ना, यहीं से आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी, जरा गौर से देख लेना। मतलब अब जो अमालगमेशन के बाद पी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनेगी ना, वो क्या है, वो कुछ नहीं है, पी लिमिटेड की खुद की एसेट्स प्लस ये सारी एसेट्स ऑफ वी लिमिटेड, तो ये दोनों को मर्ज करके आपकी अमालगमेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गया। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी एसेट्स यहां पर कंप्लीट हो गई है, एक लाइन यहां पर ब्लैंक छोड़ दो। क्यों छोड़ना है सर? आपको पता है वो जो पीसी और नाटो का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ना, वो पीसी और नाटो के डिफरेंस के लिए एक लाइन यहां पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, और फिर एक एक कर कर सारी लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। लाइबिलिटीज में है शॉर्ट टर्म प्रोविजन 702, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 702 लैक्स। बहुत बढ़िया। ट्रेड पेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स का ब्रेकअप दिया नीचे, ट्रेड क्रेडिटर्स 463 टू ट्रेड क्रेडिटर्स 463 लैक्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर 3 दिया है, नोट नंबर 3 में 12% डिबेंचर्स 1000। बहुत बढ़िया। टू 12% डिबेंचर्स 1000 लैक्स। चेक ऑल ऑफ यू। क्योंकि दोस्तों ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो नाटो इंक्लूड्स रिजर्व्स आल्सो। द ट्रांसफरी कंपनी विल आल्सो टेक ओवर ऑल द रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। रिजर्व्स है हमारे पास 3, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट। ओके। 2 फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, 2 जनरल रिजर्व, 2 पीएनएल अकाउंट। तो 310, 3200, 825, 310, 3200, 825। दैट्स ऑल। शेयर कैपिटल नहीं लेके जाना है ना, दैट्स ऑल। अब समझना, इन सब के अलावा मैं यहां पर एक और अकाउंट क्रेडिट करूंगा और उसका नाम है बिजनेस परचेज अकाउंट 9000 लैक्स। चेक ऑल ऑफ यू, बिजनेस परचेज अकाउंट 9000 लैक्स।
तो जो पहली जर्नल एंट्री में हमने एक अकाउंट बनाया था ना, बिजनेस परचेज अकाउंट, वही अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट, इट इज नोन एज अ मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट या टेम्परेरी अकाउंट्स दोस्तों वो लेजर अकाउंट्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। उसका एज सच कोई टेक्निकल रेलेवेंस होता नहीं है, बट इट्स ओनली दैट टू सपोर्ट योर अकाउंटिंग, आपकी अकाउंटिंग को अच्छे से सपोर्ट कर सके, बस इसीलिए वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा सभी जने, ठीक है। अब दोस्तों हम समझना, वो जो पीसी और नाटो का वर्किंग नोट नहीं बनाते, वही चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। कैसे? अगर आप यहां पर आकर इन सारे एसेट्स की टोटल लेते हैं, मतलब इन सब की टोटल लेते हैं अगर आप यहां पर आकर, तो आपको एसेट्स की टोटल मिलेगी। चेक करिएगा, तो 5000 टेक ऑन योर कैलकुलेटर, प्लस 1750 प्लस 4041 प्लस 1020 प्लस 8080 प्लस 609। एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको भी समझाने के लिए लिखा रहा हूं मैं। 12,500 लैक्स। चेक करिएगा, ठीक है। यहां पर आकर अगर आप अप टू ईयर इन सब की टोटल लेते हैं, तो ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज प्लस रिजर्व्स, है ना। इसका टोटल लेते हैं, 702 प्लस 463 प्लस 1000 प्लस 310 प्लस 3200 प्लस 825, इज इट कमिंग टू 6500 लैक्स। चेक ऑल ऑफ यू। और अब हम यहां पर कंपेयर करते हैं नाटो और पीसी को। दोस्तों परचेज कंसिडरेशन हमें पता है वो है 9000 लैक्स। अब हम निकालेंगे नाटो। नाटो कैसे निकालेंगे? 12,500 की मेरी एसेट्स है और 6,500 की मेरी लाइबिलिटीज और रिजर्व्स है, तो मेरा नाटो कितना हुआ यहां पर चेक करिएगा। मेरा नाटो होता है 6,000 लैक्स। तो विच इज ग्रेटर देन व्हाट? परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नाटो, देयरफॉर बिकॉज इट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। आर्ची बेटा समझ जाओ, यू विल डेबिट रुपीज 3,000 लैक्स टू आर्ची मधवानी रिजर्व अकाउंट। गुडविल नहीं आएगा, श्रद्धा कुलकर्णी कैपिटल रिजर्व भी नहीं आएगा बेटा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व कहां पर जाता है? नहीं शाकाला का बम, सब गलत आंसर दे रहे हो। रेफर करो, देखो मैंने कल जो लिखा था, सब जने भटक गए हैं। ये देखो, अमालगमेशन इन दी नेचर ऑफ मर्जर जब होता है, तो पीसी और नाटो का डिफरेंस चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स में, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, एंड इफ पीसी इज ग्रेटर देन नाटो यू डेबिट टू गुडविल, इफ पीसी इज लेसर देन नाटो यू क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डोंट फॉरगेट, है ना, भूलना मत सब जने। चेक करिएगा, तो यहां पर लाइबिलिटी की टोटल में बिजनेस परचेज नहीं लेना है बेटा, जीनत, है ना। लाइबिलिटी की टोटल में लाइबिलिटी और रिजर्व्स लेना है। बिजनेस परचेज इज नथिंग बट योर अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दिस इज द अमाउंट ऑफ योर परचेज कंसिडरेशन। समझ में आया? सो 3,000 रुपीज डेबिट करना है गुडविल में। तो अब हमने वो जो एक लाइन ब्लैंक छोड़ी थी ना, गुडविल नहीं सॉरी रिजर्व्स में, यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 3,000 लैक्स। अब आपकी ये जर्नल एंट्री टैली हो जाएगी। समझ में आया? नरेशन लिखेंगे आप यहां पर इसका, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब दोस्तों अब ध्यान से सुनना, अब जब आप कंसोलिडेटेड इसकी बैलेंस शीट बनाओगे ना अमालगमेशन के बाद, तो बैलेंस शीट बनाते समय ये 3,000 को आपको जनरल रिजर्व से माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपके जनरल रिजर्व्स कितने दिखेंगे? इस कंपनी के 200, 3,200 माइनस 3,000, आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो देखो पहले मैंने क्या बताया, पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज की, दूसरी एंट्री होती है बेटा जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, और तीसरी एंट्री अब होगी बेटा डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिस्चार्ज करना है, किसको पे करना है? लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हाउ मच परचेज कंसिडरेशन इज पेएबल? 9,000 lakhs to equity share capital account 9,000 lakhs being
परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। तो कंपनी खरीदी, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद में कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट कर दिया। मतलब अब समझना, अगर मैं यहां पर तीनों एंट्रीज का कंबाइन इफेक्ट देखता हूं तो देखना बेटा क्या होगा। फर्स्ट एंट्री के अंदर है ना, फर्स्ट एंट्री में लिक्विड बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, सेकेंड एंट्री में बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब बिजनेस परचेज अकाउंट नलीफाई हो गया। फर्स्ट एंट्री में लिक्विडेटर अकाउंट क्रेडिट होता है और ये एंट्री में लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट होता है, मतलब लिक्विडेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया। मतलब कुल मिलाकर इफेक्ट पता है क्या बचा? इफेक्ट ये बचा कि 2 नंबर जर्नल एंट्रीज में आपने वी लिमिटेड की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिया है और उसके बदले 3 नंबर जर्नल एंट्री में आपने अपना 9000 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट शेयर कैपिटल। चेक कर लीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? मतलब ये 3 मैंडेटरी एंट्रीज है, ध्यान रखना। ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में 3 ही जर्नल एंट्रीज होती है। अब जो भी एंट्रीज है वो ऑप्शनल एंट्रीज होगी, समझ में आ रहा है? ऑप्शनल एंट्रीज में अब देखो ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे साथ हुआ था। मेरी और स्वाति मैम की जो शादी है वो अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज भी बहुत अलग टाइप की है जो आपको मैं बताऊंगा तो आपको भरोसा भी नहीं होगा। तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था सगाई से पहले। इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ बाल विवाह एंड ऑल। ऑब्वियसली हम लोगों को ऑल ऑफ द सडन एक दिन फोन आता है हमारे फैमिलीज की तरफ से। मैम गुड़गांव में जॉब करते थे, मैं नाइजीरिया में रहता था, कि आपकी सगाई कर दी गई है और आपको बस इस दिन पहुंचना है। मैम को तो कहा था आपको पहुंचना, और मुझे कहा था कि देख ले, मतलब अगर आना पॉसिबल है तो आ जाना, नहीं आ सकता है तो दैट्स ओके, बिकॉज नाइजीरिया काफ़ी दूर था। एंड आई वॉज ओके विद दैट, बिकॉज मैं जब इंडिया से नाइजीरिया गया था जॉब करने के लिए तो मैं अपने घर वालों को बहुत क्लियरली बोल के गया था कि भाई देखो मेरा कहीं कोई चक्कर वक्कर चल नहीं रहा है, और जैसा आपको ठीक लगे, जो भी ठीक लगे कर लेना, बस अभी कोई खास इच्छा नहीं है 1-1.5 साल शादी करने की, बाकी देख लो जैसे आपको ठीक लगे। तो घर वालों को ठीक लगा, उन्होंने कर दिया। अब जब शादी सगाई हमारी हो गई थी उसके बाद हमने खुद को पहली बार देखा एक दूसरे को। तो उसके बाद जब हमने बात की तब हमको पता चला कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर ना हम लोग क्लासमेट्स थे। आई मीन आई वॉज इन अ स्कूल, सेंट्रल एकेडमी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड रोड जोधपुर स्कूल में था मैं 9th स्टैंडर्ड में 3 महीनों के लिए, ओनली फॉर 3 मंथ्स, स्टैंडर्ड 9C में। और स्वाति मैम भी स्टैंडर्ड 9C में उस समय उसी ईयर में वहां पर पढ़ती थी। तो हमें कुछ पता नहीं था, तब तो एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं थोड़ा शाय टाइप का था, हूँ, आई मीन अभी भी हूँ। तो आई वॉज नॉट वेरी ओपन टू टॉक टू एनी गर्ल लाइक दिस। तो मेरे को याद भी नहीं कि मैंने कभी बात की होगी, या मुझे याद भी नहीं। तो इट हैपन्स, इट डू हैपन्स, है ना। तो वैसे ही पी लिमिटेड और वी लिमिटेड के बीच में बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का कुछ ट्रांजैक्शन था, इंटर कंपनी ओइंग्स कहते हैं। अब ये सब कब था? अमालगमेशन से पहले। अब जब ये अमालगमेट हो रहे हैं तो कैसा देना और कैसा लेना समझ में आ रहा है, किस तरीके से देना और किस तरीके से लेना। सर मेरी भी स्कूलिंग सेंट्रल एकेडमी से हुई है, अमेजिंग जीनत। चलिए मैंने व्लॉग बनाया उसके ऊपर आप देखिएगा। तो अब यहां पर हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड। अब ट्रांजैक्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल है 8080 के, वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। पी लिमिटेड के टोटल बिल्स पेबल 120 जो है ना, उसमें से 80 बिल्स पेबल इज टुवर्ड्स वी लिमिटेड। तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं यहां पर ये ट्रांजैक्शन को। कैसे एलिमिनेट करते हैं? सिंपल सी जर्नल एंट्री याद रखना, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट 8080 lakhs to bills receivable account 8080 lakhs being intercompany owing settled। समझ में आ रहा है? अब जब आप अमालगमेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो आप क्या करोगे? बिल्स रिसीवेबल में से भी 80 माइनस करोगे और बिल्स पेबल में से भी 80 माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? ये तो होगी एक ऑप्शनल जर्नल एंट्री। चलिए दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। अब है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। पढ़िएगा क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑफ अमालगमेशन अमाउंटेड टू ₹1 लाख वर टू बी बोर्न बाय पी लिमिटेड।
पी लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरी कंपनी। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अभी तक देखा नहीं। कम टू द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द मेथड्स, आपने लिखा है आपके पास में अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड का डिफरेंस बिटवीन आपने आपके पास लिखा हुआ है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जब ट्रांसफरी कंपनी बियर करता है तो ट्रांसफरी कंपनी अपने बुक्स में देखो कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट करता है। मतलब आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे दोस्तों? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया? तो रिजर्व्स कैलकुलेट करते समय अब इसको डिडक्ट करना पड़ेगा और कैश एंड बैंक में से भी ये डिडक्ट होगा। अब लास्ट जर्नल एंट्री डिबेंचर होल्डर्स के सेटलमेंट के बारे में पढ़िए, यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट 12% डिबेंचर्स इन वी लिमिटेड वुड बी कन्वर्टेड टू 13% डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन। क्या हम डिबेंचर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या हम डिबेंचर होल्डर्स को कुछ कम दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जितने डिबेंचर्स थे, जितने के डिबेंचर्स थे, उतने के ही हम उनके बदले उनको नए डिबेंचर्स दे रहे हैं। सिर्फ ये फर्क है कि पुराने वाले जो डिबेंचर्स जो कि 12% के डिबेंचर्स थे, उसके बदले हम उनको 13% के डिबेंचर्स दे रहे हैं 1000 लैक्स के। जैसे कि मैंने कहा कुछ चीजें कब होती है? शादी के बाद। तो अब शादी हो गई है, अमालगमेशन हो गया है, पुराने डिबेंचर्स कैंसिल करेंगे तो 12% डिबेंचर्स ब्रैकेट में लिखता हूं ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1000 लैक्स टू 13% डिबेंचर्स कौन सी कंपनी के दे रहे हैं? हमारी कंपनी के, पी लिमिटेड अकाउंट 1000 लैक्स बीइंग न्यू debentures issued. Being new debentures issued. मजा आया सभी को? जस्ट चेंज इन इंटरेस्ट, जस्ट चेंज से ज्यादा भी मैं ये कहूंगा बेटा कि उनको अब इंटरेस्ट मिलेगा एट हायर रेट, है ना। पहले 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता था, अब उसकी जगह 13% से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को ना आप गेटवे क्वेश्चन कहेंगे फॉर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। गेटवे क्वेश्चन का मतलब पता है? एक ऐसा क्वेश्चन जिसको हम काफी डिटेल में जाकर सॉल्व करते हैं। ये बन गया हमारा गेट। तो ये है गेटवे क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये जो समरी मैंने यहां बनवाई ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मैंडेटरी एंट्रीज और 3 ऑप्शनल एंट्रीज होती है। पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप बैलेंस शीट भी ना इसकी होमवर्क ही बना दीजिए। लेट मी गिव यू होमवर्क ऑफ टुडेस लेक्चर, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 19। आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू प्रिपेयर, अभी कर लीजिएगा आप हाथों हाथ, अभी बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी बैलेंस शीट आप हाथों हाथ बनाएंगे और मॉड्यूल से चेक करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है और उसके साथ साथ आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका आज का होमवर्क है, बैलेंस शीट बनानी है और क्वेश्चन नंबर 21 आपको आज सॉल्व करना है, करेक्ट। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं, लेक्चर नंबर 20 है कल 4 सितंबर 2024 एट 6:30 AM। लेक्चर नंबर 21 भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा क्योंकि 5 तारीख को टीचर्स डे के दिन मैं सुबह सुबह वहां से निकलूंगा, तो उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा कि लेक्चर नंबर 21 हमारा कब होगा, करेक्ट। टीचर्स डे का मौका है, मैं आपसे मिलना तो डेफिनेटली चाहता हूं। और वाई 6:30 बेटा लेक्चर को शुरुआत से देख अक्षय कुमार, है ना,
तेरे को समझ में आ जाएगा। तो तेरे को प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, वही सिंपल सी चीज़ है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो बाद में रिकॉर्डेड देखे। टीचर्स डे के मौके पर मैं मिस नहीं करना चाहता आपकी क्लास, लेकिन उसका टाइमिंग क्या होगा वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।